Good evening, beta. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Very good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening. तो हम लोग क्लास क्लास में क्या कर रहे थे कल की क्लास में? कंपोजिशन नहीं, ऑपरेशंस कर रहे थे. सर वही ऑपरेशंस. एडिशन वगैरह स्टार्ट हुआ था. ठीक है. ऑपरेशन एंड फंक्शन किया था जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया था. ठीक है. जैसे अगर हाँ, ये 4 ऑपरेशन जो किए थे वो एक बार रिकैप करते हुए और फिर 5th ऑपरेशन की बात करते हैं. आई होप आई शैल बिगिन, राइट? कैन वी स्टार्ट? ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट्स. सेट्स भी नहीं, सॉरी, फंक्शंस करें. ये दे आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेट्स, तो आई विल कॉल देम ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस. तो फंक्शंस पे जो ऑपरेशंस हैं वो आपको तो पता ही है कौन कौन से ऑपरेशन है फंक्शन पे. 5 ऑपरेशंस की बात हम लोग कर रहे थे. वो पांचों ऑपरेशन है रिस्पेक्टिवली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड देन 5th वन इज कंपोजिशन. अब जो मैं फंक्शंस के लिए बोलूंगा वो रिलेशंस के लिए भी वैलिड है. ठीक है. तो चाहे हम फंक्शन बोले चाहे रिलेशन बोले, बात एक ही है. बेटा किसी का माइक्रोफोन जो है ऑन है, प्लीज पुट इट ऑफ, स्विच इट ऑफ. तो फर्स्ट वाज एडिशन. एडिशन ऑपरेशन का मतलब क्या बोला था मैंने कि दो मशीन्स के आउटपुट को ऐड कर रहे हैं. मीन्स दो फंक्शंस हैं, उनको सिमिलर इनपुट दिए जा रहे हैं और दिस एडिशन ऑपरेशन विल ऐड देयर आउटपुट्स. मतलब f प्लस g ऑफ x is nothing but f of x plus g of x, right? For example, अगर मैं एफ एक्स दूँ और जी एक्स दूँ और आपसे बोलूँ कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स बताओ क्या होगा. ठीक है. अगर मैं बोलता हूँ कि एफ एक्स इज एक्स स्क्र प्लस 1 एंड जी एक्स इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो व्हाट इज एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स? इट इज एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. ऐसा. I mean to say that if I ask you what is f plus g of 1, तो क्या बोलोगे? f plus g of 1 क्या होगा? f plus g of 0 क्या होगा? बताओ जरा. तो वन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. वेरी गुड. f plus g of 1 नॉट डिफाइंड होगा. सर मतलब एक तरीके से इसका डोमेन मतलब ऑल रियल एक्सेप्ट वन हो गया. f plus g of 0 क्या होगा? तो 0 पर इसका आउटपुट 1 है और 0 पर इसका आउटपुट -1 है, तो क्या हो जाएगा? 0. 1 एंड -1 का एडिशन होकर के हो जाएगा 0. फिर इसी वजह से हमने बोला था कि ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, एफ प्लस जी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स हैज टू बी डिफाइंड, एंड देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या हुआ? तो इफ डी एफ and dg be domain of respective function fx and gx, ये दोनों सेट्स हैं. df एक सेट है. if x belongs to this set then function fx is defined. if x belongs to second set then function gx is defined. तो domain of f plus g is domain of f plus domain of g. ये f plus g का डोमेन हुआ. ठीक है. प्लस नहीं, क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन. क्योंकि बोथ f एंड g इज डिफाइंड.
तो बेसिकली इसको ऐसे बोलते हैं कि दैट इज कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, एंड मतलब इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली इसी तरह से हमने ये बताया था लास्ट क्लास में कि अगर सब्ट्रैक्शन है ना, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं यहां पर, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, f माइनस जी हो जाएगा यहाँ, ठीक है, f माइनस जी। f माइनस जी होगा तो यहाँ पर भी प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे यहाँ पर अगर fx और gx है और हमें f प्लस की बजाय f माइनस करना है, तो कहाँ माइनस होगा, इन दोनों का आउटपुट माइनस होगा, मतलब यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोले f माइनस जी ऑफ जीरो क्या आएगा, f माइनस जी ऑफ वन क्या आएगा, f माइनस जी ऑफ जीरो क्या आएगा, तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसके लिए तो f1 माइनस जी1, तो जी1 डिफाइन होने के लिए यहां पर पुट करके देखो तो 1 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड ही रहेगा। बट f माइनस जी ऑफ जीरो, तो f0 इज 1 माइनस g0 इज माइनस 1, तो इट इज 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो चाहे आप फंक्शन को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, डोमेन का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ही लेना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करो, फाइंड द डोमेन ऑफ function fx which is given as a root of 4 minus x square plus root of x। जल्दी बताओ बेटा इसका डोमेन क्या होगा। तो अब आप बोलोगे कि इस फंक्शन को डिफाइन होने की कंडीशन क्या होगी। तो नेचुरली जब दोनों फंक्शंस का आउटपुट रियल फाइनाइट होगा तभी डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले बोलेंगे कि दिस वन इज डिफाइंड when 4 minus x square is greater than or equal to 0, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का इमेजिनरी हो जाता है। 0 to 2 closed. दिस इज डिफाइंड व्हेन x is greater than or equal to 0। अब इसको करेंगे तो बेटा वेविकर मेथड है ना, 2 minus x into 2 plus x greater than equal to 0। अब इसके बाद में आप इसको सॉल्व करने के लिए, इसके दो रूट हैं, एक रूट है -2 और एक रूट है 2, है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, बिकॉज दोनों रूट सिंगल सिंगल टाइम है तो पॉजिटिव नेगेटिव। आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू, हमें ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू -2 to 2 closed. -2 क्लोज्ड से 2 क्लोज्ड आ गया। और एंड है, एंड होना चाहिए, ये भी डिफाइंड होना चाहिए एंड ये भी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन 0 क्लोज्ड से इंफिनिटी। अब इन दोनों सेट्स का क्या लेना पड़ेगा आपको, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन लेने का तरीका आपको बताया ना कि इंटरवल का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो यहां मैंने -2 मार्क कर दिया, यहाँ पर 2 मार्क कर दिया, यहाँ पर 0 है, तो एक है -2 से 2, तो -2 से 2 तक का ये इंटरवल ले लिया। एक है 0 से इंफिनिटी, तो 0 क्लोज्ड से इंफिनिटी। अब दोनों का कॉमन लेना है, तो कॉमन मतलब ओवरलैप्ड पोर्शन, ये पोर्शन हमें चाहिए जी। क्या आएगा आंसर बोलो। 0 to 2 closed. x बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड से 2 क्लोज्ड। कहने का मतलब है कि ऑल्दो ये तो -2 से 2 कोई भी इनपुट दोगे डिफाइंड होगा, इसकी वैल्यू रियल फाइनाइट आएगी। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू दोगे इसकी रियल फाइनाइट वैल्यू आएगी। बट अगर -2 से 0 कोई वैल्यू दोगे, है ना, -2 से ओपन 0, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, सॉरी ये वाला, ये इमेजिनरी हो जाएगा, ये रियल आएगा। तो रियल प्लस नॉन रियल, तो नॉन रियल नंबर आएगी, ठीक है। एग्जैक्टली अगर 2 से बड़ी कोई वैल्यू दोगे तब ये तो रियल आएगा, लेकिन ये इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे 3 दे दिया तो ये आयोटा में आ जाएगा, तो फिर ये क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। कहने का मतलब डिस्कशन में क्या आ रहा है कि जब दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन फंक्शन करते हैं तो उसको डिफाइंड होने के लिए दोनों फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा,
मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डोमेन दोनों फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, दैट्स इट। इसी तरह से हमने बोला था दूसरा पॉइंट क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हमने बोला कि दो फंक्शन है f और g और f पहले का आउटपुट है दूसरे का g, तो दोनों के आउटपुट को मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं f इंटू जी फंक्शन, f इंटू जी ऑफ x, मतलब fx इंटू जी एक्स। तो ये कब डिफाइंड होगा, ये कब डिफाइंड होगा, जब फिर से वही बात है fx और gx जब दोनों डिफाइंड हो, तो विच इज डिफाइंड, ऐसे लिखो, विच इज डिफाइंड if both fx and gx are defined. And therefore कोई अगर बोलेगा कि what is the domain for the product function f into g, तो आप क्या बोलोगे, it is collection of x such that x belongs to domain of the function f and x belongs to domain of the function g, तो ऑब्वियसली आ जाएगा df इंटरसेक्शन dg। तो चाहे आप फंक्शंस को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, डोमेन का आपने हमेशा क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि fx है, ध्यान से समझना, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, नॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जस्ट अ मिनट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन f इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, जल्दी बताओ, व्हाट विल बी f इंटू जी ऑफ एक्स, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे इट इज f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। कैलकुलेट करो बच्चे, डोमेन नहीं जी, फंक्शन तो पहले बताओ, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो इट इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन। ठीक है, f इंटू जी ऑफ एक्स ये हो गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब इसका बोल रहे हैं कि ये कब डिफाइंड होगा, डोमेन क्या होगा, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये तो x कुछ भी पुट करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, वन ऐड करके हमेशा रियल नंबर आएगी, इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा डिफाइंड है। तो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन क्या आया, पहले वाले फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन। दूसरा वाला फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ये ऑल रियल माइनस माइनस 1 और 1x 1। is not equal to हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड माइनस 1। माइनस 1 एंड 1। इसका मतलब इसमें तो पूरा रियल है, इसमें पूरे रियल में से दो नंबर मिसिंग है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा सबसेट और ये हो गया सुपरसेट, एग्रीड और नॉट। तो सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, subset. सबसेट होता है। इसका मतलब है कि इसका इस वाले फंक्शन का हमारा डोमेन क्या आया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 एंड प्रोडक्ट समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, इफ यू आर रेडी देन आई कैन आस्क, मे आई आस्क क्वेश्चन। यस सर। ग्रेट, तो ये हटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोच समझ करके आंसर देना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। इफ fx is equal to
x and gx is equal to 1 by x, then find f into g of x and its domain. And I'm looking for your reply. Reply wisely. Very correct. F into g of x is equal to fx into gx, which is equal to x into 1 by x, and therefore you said it is 1. So fx into g, it is a constant function. What is its domain? All real except 0. Minus infinity to infinity except 0. Very good. अब ये मत बोल देना कि अरे ये तो 1 है, तो 1 तो कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा ही डिफाइंड है. तो नो, ये हमेशा 1 नहीं है बेटा. ये 1 तभी है, इट इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ x इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो ये 1 के जैसा बिहेव करता है. ये 1 नहीं है. फंक्शन तो एक्चुअली तुम्हारा जो आया वो x/x आया. अब ये x/x जो है ये 1 हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? जब x नॉन जीरो नंबर हो. जब x 0 होगा तब ये 1 नहीं होगा, तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. चलो अब ये भी बता दिया, तो एक और छोटी सी बात आपसे पूछ लूं मैं. इसको मैं हटा रहा हूं, ये डिस्कशन हो चुका है आप सबका. अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि fx इज इक्वल टू x रूट x एंड gx इज इक्वल टू x, x के बजाय मैं लिखूं 1 by x, gx इज इक्वल टू 1 by x, देन f ऑफ gx क्या होगा? f इंटू gx क्या होगा और उसका डोमेन क्या होगा? f इंटू gx क्या होगा? fx इंटू gx, fx इंटू gx क्या आ जाएगा? रूट x आ जाएगा. तो डोमेन क्या आएगा? 0 open to infinity. अगर अलग से रूट एक्स फंक्शन मिलेगा तो डोमेन क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा? फिर 0 क्लोज्ड हो जाएगा. हाँ, यहाँ 0 क्लोज टू इन्फिनिटी होगा. इसका डोमेन क्या होगा? fx इंटू जी एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा? 0 open to infinity. This is the difference you should very clearly notice, that fx into gx is not root x. fx into gx फंक्शन जो है वो बेसिकली ये फंक्शन है, x रूट x अपॉन x. ये फंक्शन है. ये रूट x के जैसा बिहेव करने लगेगा जब x कैंसिल हो जाए, और x कैंसिल तभी होगा जब x 0 नहीं है. x 0 पर ये कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, तो x 0 पर नॉट डिफाइंड. 0 ओपन से इंफिनिटी में ये रूट x के जैसा बिहेव करेगा. दैट्स व्हाई इट बिकम्स इक्वल टू रूट x. तो ये जो समझ है ये धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए. ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया. तो एक्चुअली डिवीजन भी हो गया इसमें एक तरह से. देखो, रेसिप्रोकल करके ऐड मल्टीप्लाई करने को डिवीजन बोलते हैं. चलो फिर भी डिवीजन भी लिख दो. तो एक पॉइंट और लिख दो बेटा, डिवीजन ऑफ फंक्शन. डिवीजन ऑपरेशन क्या है? तो डिवीजन इज इफ
f बाई g ऑफ x कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, दिस इनपुट विल गो टू न्यूमरेटर, इट बिकम्स fx, डिनोमिनेटर इट बिकम्स gx एंड बोथ आउटपुट विल बी डिवाइडेड. तो f बाई g ऑफ x इज fx बाई gx, है ना. एंड कब डिफाइंड होगा, एंड इट इज डिफाइंड, बताइए भाई, इफ बोथ fx and gx is defined be real and finite, but denominator gx is not equal to 0. So अगर कोई आपसे बोले बेटा कि डोमेन ऑफ f बाई g क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. ये दोनों डिफाइंड होने चाहिए, एंड उसमें से हटा देंगे क्या, वो सारे x हटा देंगे जब gx फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है. मतलब डिनोमिनेटर के रूट्स जो हैं वो हटाना पड़ेगा आपको df और dg के इंटरसेक्शन से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द डोमेन ऑफ y is equal to square root of 9 minus x square over x square minus 2x plus 3. जल्दी आंसर करो. इस फंक्शन का डोमेन बताना बच्चे आपको. तो न्यूमरेटर फंक्शन कब डिफाइंड होगा, लिखो. न्यूमरेटर मान लो fx है, डिनोमिनेटर मान लो gx है, तो fx का डोमेन लिखो, gx का डोमेन लिखो. तो विल एज्यूम दैट इट इज fx बाय gx, राइट. तो व्हाट इज डोमेन ऑफ f, f का डोमेन क्या होगा बताओ. तो आप बोलोगे इट इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट x such that 9 minus x square has to be greater or equal to 0. Agreed or not? Yes sir, -3 to 3 क्लोज हो जाएगा. और -3 to 3. डोमेन ऑफ g क्या होगा बताओ. gx का डोमेन क्या होगा. तो gx फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी. डिफाइन नहीं होएगा सर. हाँ डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 नहीं आ रहा. हाँ, क्या बोला डिस्क्रिमिनेंट सर इसका. यार, तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्यों बातें करने लगे. सर ये तो हर पे पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि इसका वो हाँ चलो चलो, हर एक पे पॉजिटिव आ रहा है. थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको, लो अब बताओ. हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ेगा. अब बताओ, अब तो नहीं पॉजिटिव आएगा. हाँ पहले मुझे बताओ कि डिनोमिनेटर का इसका डोमेन क्या है, इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या है, ये बताओ, बाकी बातें छोड़ो. अगर मैं एक फंक्शन लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस फंक्शन का डोमेन क्या है. सर बस ऑल रियल माइनस इसके जो भी रूट्स होंगे सर. क्यों भाई, ये फंक्शन का डोमेन क्या है, कौन सी वैल्यू एज एन इनपुट ये नहीं ले सकता. क्या कोई x की ऐसी वैल्यू. हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू दोगे, हर इनपुट से एक आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा आपको, कुछ भी वैल्यू दे दो. तो इट्स डोमेन इज ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. मैंने उसमें बता दिया. हाँ उसमें नहीं बताना था ना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वही बताओ ना बेटा. तो ये इसका डोमेन है ऑल रियल. मतलब है कि df जो है ये तुम्हारा dg हो गया ना, dg. और df आपने क्या बोला, तो df ये है 3 माइनस एक्स. इसको सॉल्व करो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करो तो क्या आएगा, वेविकर मेथड से -3 एंड 3 रूट आएगा. लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो क्या आया -3 से 3. तो df आ गया -3 क्लोज्ड से 3 क्लोज्ड. और dg आया क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. हमें क्या चाहिए बेटा, इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन. तो ये सबसेट है, ये तो सुपर सेट है. रियल सेट तो पूरा सुपर सेट ही होता है, ये सबसेट है. तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा,
-3 से 3 क्लोज। तो DF इंटरसेक्शन DG आ जाएगा तुम्हारा -3 से 3 क्लोज्ड। बट क्या यही डोमेन होगा? नो। नो सर। क्या डोमेन होगा? तो इसमें से डिनोमिनेटर के रूट हटाने, मतलब इसके रूट्स क्या हैं, जल्दी बोलो। 1 2 1 एंड 2। तो आप लिखेंगे एक्सेप्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 इसमें से हटा देंगे, ये आंसर आएगा। ये डोमेन आया, DF इंटरसेक्शन DG तो वही आएगा, बट एक्चुअली F इंटू जी का डोमेन, F बाई जी का डोमेन आ गया। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसके डिस्क्रिमिनेंट से क्या लेना देना बेटा? डिस्क्रिमिनेंट का रोल क्या होता है समझ में आता है आपको? डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पर इस इक्वेशन के 2 पॉइंट पर जो 0 होने की संभावना होती है ना, कि एक्चुअली कोई क्वाड्रेटिक 2 इनपुट पर 0 होता है और उन्हीं दोनों इनपुट को रूट्स बोलते हैं। तो D0 तो रूट्स सेम हो जाएंगे, 2 के बजाय एक ही रूट हो जाएगा। D ग्रेटर देन 0 तो 2 डिफरेंट नंबर पे 0 होगा। हम 0 होने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी कर रहे हैं डिफाइंड कब होगा, मतलब इसकी वैल्यू रियल कब आएगी। तो रियल तो हमेशा ही आएगी। अब यहाँ 0 2 पॉइंट पर हुआ इसलिए 2 पॉइंट हटा दिया। अगर ये इसका D0 होता तो एक ही रूट आता, तो एक नंबर हटती यहाँ से। अगर इसका D नेगेटिव आ जाता, जैसे x² माइनस 2x प्लस 3 लिखा था, तो उसका D लेस देन 0 है। D लेस देन 0 का मतलब है कि इस डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो इसका डोमेन ऑल रियल, और ऊपर वाले का -3 to 3, तब आपको कुछ भी नहीं हटाना पड़ता, सीधे आंसर आता -3 से 3। भाई समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। ये चारों ऑपरेशन क्लियर हुए? अभी Yes, sir. क्वाड्रेटिक पे ज्यादा चिंता मत करो, अभी हम लोग जब क्वाड्रेटिक पे आएंगे तो क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, इसलिए उस पर अभी मैं बहुत ज्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ डिस्कशन को। अब इसके बाद बेटा आज के टास्क पे आ जाओ, लिखो कंपोजिशन। ये कंपोजिशन ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसका ध्यान देना। ये आपके लिए बिल्कुल नया है और एक्चुअली ये +2 में पढ़ते हैं, बट बहुत सिंपल सी बात है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस आर फंक्शंस। कंपोजिशन वर्ड सुना है ना, कंपोज करना, है ना? तो ये क्या है? ये कुछ ऐसा है कि इफ f(x) is a function defined from set y to z, and gx is a function defined from set x to y, then their composition can be defined। अब पहले समझ लो ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है? एक 3 सेट है, एक x सेट है, एक y सेट है और एक z सेट है। इस जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसको सिंगल शॉट में समझना है, एक बार में समझना है, ये दिमाग में रख करके और कंप्लीट 100% फोकस्ड होके सुनना, ठीक है? क्योंकि समझ में आएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो 4 बार भी ट्राई करोगे फिर से कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा रहेगा ही रहेगा। इसलिए 1 टेक में होना चाहिए। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अटेंटिव। हमने बोला दिस इज x and y and z in sequence। x y z, x सेट से y सेट पर कौन सा फंक्शन ऑपरेट कर रहा है बताते जाओ। प्रणत आप बोलोगे? g। g फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। अगर इसको एक इनपुट x मिला, स्मॉल x, विच इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, तो ये g उसको यहां मान लो इस सेट के एक एलिमेंट y से रिलेट कर दिया,
x का आउटपुट y आया, तो y क्या बोला जाता है? y इज कॉल्ड एज g ऑफ x, यही बोलते हैं ना? y इज Yes, नोन sir. एज, इफ x इज इनपुट एंड y इज आउटपुट, तो y इज कॉल्ड g इमेज ऑफ x, और बोलते हैं g ऑफ x। करेक्ट। अब y सेट से z सेट पर एक दूसरी मशीन, एक दूसरा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, कौन सा? f। f के लिए y क्या है बेटा? f के लिए y क्या है? y, Small z. नो, f के लिए y क्या है? y इज एन इनपुट। जैसे g मशीन, फॉर द मशीन g, x was input and y was output, the output of g is actually input for f, क्योंकि जिस सेट में g आउटपुट जनरेट कर रहा है उस सेट से इनपुट ले रहा है f। इज दैट क्लियर और नॉट? जो सेट ऑफ आउटपुट है g का, वो f के लिए सेट ऑफ इनपुट है, तो y इसके लिए इनपुट हो गया, इसने y को z से रिलेट कर दिया। तो z को आप क्या बोलोगे? z इज f इमेज ऑफ y। क्या बोलोगे? f ऑफ y बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes. बोलेंगे। Yes, sir. और y क्या था बेटा? y इज g इमेज ऑफ x, तो इसको बोलोगे f ब्रैकेट y के जगह g ऑफ x। तो दो ब्रैकेट है, ये समझने की बात है। तो हम बोलते हैं कि if f is operated from y to z and g is defined from x to y, then their composition, इस कंपोजिशन को बोलते हैं, ये मशीन, ये वाली FOG, क्या बोलते हैं? FOG, डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन को सुनो क्या मैं बोल रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज, कहां से कहां डिफाइंड होगा? इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम, FOG is defined from X set to Z set। क्योंकि अगर ये दो मशीन्स ऑपरेट कर रही हैं, अगर G भी ऑपरेट कर रही है और F भी ऑपरेट कर रही, तो मुझे क्या लगेगा, आपको क्या दिखेगा कि एक ऐसी मशीन है जो X से Z पे ऑपरेट हो रही है, सच दैट वो X का क्या बना दे रही है? Z बना दे रही है। एक्चुअली ऐसी कोई मशीन है नहीं। ऐसा अपियर हो रहा है दो वजह से, कि पहली मशीन x को y बना रही है, दूसरी मशीन y को z बना रही है, तो आपको अपियर होगा कि x का z बन रहा है, सच दैट FOG, ये प्रोडक्ट नहीं है, ऑफ है, ऑफ। FOG ऑफ x क्या है? जब आप एक FOG को x इनपुट दोगे, ये, तो वो इनपुट पहले G को मिलेगा, तो G का GX बनेगा, और GX एज एन इनपुट F को मिलेगा, तो F ऑफ GX बनेगा, विच इज इक्वल टू Z। मतलब FOG defined from X to Z such that there exists an element X belonging to X, Y belonging to Y, and Z belonging to Z, such that where for each Y which is equal to GX and Z which is equal to GY, I will write Z as G of, sorry, GX को क्या लिखा बेटा? Z is FY, FY, and therefore Z is FY, मतलब F of G of X। बिकॉज इसमें दो ऑफ है ना, एक्चुअली इसको पढ़ते ऐसे हैं, F ऑफ G ऑफ X, तो ऑफ हटा के O लिख देते हैं, ठीक है? तो ये दैट इज रिटन एज FOG। अब
जब आप दो फंक्शन के बीच में ऑफ होगा तो ओ लिखेंगे, और जब फंक्शन और इनपुट के बीच में ऑफ होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये है आपका फॉग एक्स कंपोजिशन। तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि अगर कई सारी मशीन है, छोटी छोटी मशीन्स हैं, और अगर वो एक सीक्वेंस में ऑपरेट हो रही हैं, सीक्वेंस में ऑपरेट होने का मतलब है कि पहली मशीन किसी इनपुट एक्स का वाई बनाएगी, फिर दूसरी मशीन पहली मशीन के आउटपुट को इनपुट जैसा टेकअप करेगी और जेड बनाएगी, फिर मान लो तीसरी मशीन हो, वो दूसरी मशीन के आउटपुट को एज एन इनपुट टेकअप करके और टी बना दे। तो इन तीनों मशीन का कंपोज कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिया एक सीक्वेंस में, तो जो फंक्शन या जो बड़ी मशीन क्रिएट हुई उसी को बोलते हैं कंपोजिट मशीन और कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब कंपोज ऑफ, कंपोजिट मतलब जो कई सारे मशीन के एक सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है, तो ये तो है कंपोजिशन का मतलब। कितने लोगों को समझ में आ गया? अब जैसे एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो और क्लैरिटी होगी। हाँ, जैसे बिल्कुल वही बात ही यही हो रही। मैंने बोला कि फंक्शन क्या था, आपने ध्यान से देखा था कि रिलेशन से फंक्शन होने में इंडस्ट्री की कंडीशंस को हमने यूज किया, क्योंकि इंडस्ट्री में या रियल लाइफ में अगर कोई मशीन में इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट नहीं आ रहा तो बोलते हैं मशीन खराब है। अगर एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट आ रहा है तो भी बोलते हैं मशीन खराब है। तो इसलिए जो रियल लाइफ में जो मशीन के ऑपरेट करने की कंडीशन है उसको अप्लाई करके हमने रिलेशन को फंक्शन बनाया। अब फंक्शन, कंपोनेंट फंक्शन, छोटे छोटे कंपोनेंट फंक्शन से हम लोग एक कंपोज बड़ा मशीन बना रहे हैं, बड़ा फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्शन लाइन होती है वो बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जस्ट मेक द थिंग्स लिटिल मोर क्लियर। फॉर इंस्टेंस, जैसे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फैन है, ये एक मशीन है। अब इस मशीन में क्या है बेसिकली कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो एक जगह स्विच है, फिर इस स्विच से वायर है, वायर है, ये स्विच है, स्विच के इधर से भी लाइन सप्लाई आ रही है, राइट। स्विच जो है उसमें ऑन एंड ऑफ है। तो ये क्या करता है, ये ओ एंड ऐसे दो आउटपुट हैं। तो अगर ऑन कर दिया तो यहाँ से अगर कोई करंट आई, मान लो आई, तो वही करंट इसने पास कर दिया, आई, इनपुट आई आउटपुट आई। अगर ऑफ कर दिया तो इनपुट आई एंड आउटपुट इज जीरो, नो आउटपुट। तो ये स्विच मशीन का काम है। क्या? स्विच एक रिलेशन है, वो हमेशा फंक्शन नहीं है। हाँ, ये भी बात होती है, स्विच ऑन कर दिया तो बोलते हैं ये फंक्शनल है, और स्विच ऑफ कर दिया मतलब सर्किट फंक्शनल नहीं है। तो स्विच भी एक रिलेशन है। इस बाद एक वायर है। वायर कैसी मशीन? वायर भी एक मशीन है। वायर में जो इनपुट आ रहा है वही आउटपुट ये फाइनल डिलीवर कर रहा है, इफ यू इग्नोर द ट्रांसमिशन लॉसेस, राइट। तो इसीलिए हायर कंडक्टिविटी का वायर यूज करते हैं, सो दैट देयर इज नो ट्रांसमिशन लॉस, क्योंकि ये आइडेंटिटी मशीन है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट वायर के लिए। अब इसके बाद यहां पर आपका जो फैन, फैन क्या है? तो फैन में बेसिकली क्या क्या होगा, बहुत कुछ होगा उसके अंदर में। ट्रांसफार्मर भी हो सकता है उसके अंदर में छोटा सा, ठीक है, मोटर भी हो सकती है। तो एक मोटर है, मोटर क्या करती है, ये आई करंट इनपुट लेगी, उसके अंदर में मैग्नेट और कॉइल होती है, वो क्या करती है, पहले करंट से, पहले इलेक्ट्रिक मैग्नेट होगा बेसिकली, ऐसे बोलो, पहले इलेक्ट्रिक मैग्नेट होगा, ठीक है। वो इसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें आर्मेचर होगा, आपको आपने पढ़ाई होगा बेसिक क्लासेस में। तो वो आर्मेचर
मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट होगा उसके अंदर में वो मैग्नेट जो है रोटेट करेगा तब जाकर के आपका ऐसा सर्कुलर रोटेशन, मैकेनिकल रोटेशन क्रिएट होगा। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ये मान लो पहला फंक्शन है F1, ये वायर दूसरा फंक्शन है F2, यहाँ पर जो मोटर है तीसरा फंक्शन है F3 और चौथा फाइनली आपको यहाँ पर रोटेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, F1 x, F1 के ऊपर F2 ऑपरेट हो रहा है, F2 के ऊपर में F3 ऑपरेट हो रहा है, तब जाकर के आपको रोटेशन मिल रहा है। तो बेसिकली हर एक मशीन का F1 का इनपुट क्या करंट है, आउटपुट क्या वो भी करंट है स्विच का। फिर जो इस स्विच ने जो आउटपुट दिया वो आउटपुट वायर के लिए इनपुट हो गया, तो इसका इनपुट करंट है, आउटपुट भी सेम करंट है। ठीक है, इसका इनपुट करंट है, आउटपुट सेम करंट नहीं है। जब ऑन है तो इनपुट और आउटपुट सेम करंट है, ऑफ है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। वेरएज तीसरा जो ये है, इसका इनपुट तो करंट है बट आउटपुट क्या है, मैकेनिकल रोटेशन है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया है। तो जब ये पूरा जो फैन का यूनिट है ये कब बोलते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, जब ये सारे डिफाइंड होंगे। तो पहली कंडीशन लिखो, पहली कंडीशन लिखो क्या, डोमेन ऑफ FOG ऑफ x क्या होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ x सच दैट, पहले x किसको मिल रहा है, g को, तो gx इज डिफाइंड एंड ये gx जो पहले फंक्शन का आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट है, एंड gx shall lie within the domain of fx। जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि fx जो है वो तुम्हारा रूट ऑफ x है एंड gx जो है ये है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो व्हाट विल बी f ऑफ gx, सर gx है ना, हाँ। f ऑफ gx क्या होगा, तो f ऑफ gx का मतलब होता है f इनपुट gx। तो आपने ये पहले फंक्शन में जहां x है उसकी जगह क्या दोगे, gx डालोगे। तो अगर x इनपुट का रूट x आउटपुट है तो gx इनपुट का क्या बनेगा बेटे, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे नहीं, वो पहले gx के टर्म में ही बोलो ना। अगर x इनपुट है तो रूट ऑफ x, रूट ऑफ इनपुट, तो f को f मशीन कैसी है, इनपुट का स्क्वायर रूट कर देती है। तो इनपुट अगर आप gx दे रहे हो तो क्या आएगा, इट इज रूट ऑफ gx, हाँ या ना, यस सर। यस सर। कुछ नहीं किया, x के जगह पर gx रिप्लेस किया बस। अब gx क्या है, gx है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के विद इन द रूट gx विल बी रिप्लेस्ड एज 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको लिखना चाहो तो इसको लिख दो 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस कैन ऑल्सो वर्क। बट मोर ओवर FGX कब डिफाइंड होगा, FGX कब डिफाइंड होगा, तो बोलेंगे पहले तो GX डिफाइंड होना चाहिए, पहले ये कब डिफाइंड होगा ये बताओ। तो ये डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो बट क्या ना हो, -2 and 2, नहीं ऐसा नहीं मिस्टर प्रणत, ध्यान से, केयरफुली, नो नीड टू हरी अप, ध्यान से सुनो बेटा। पहले x किसको मिलेगा, पहले x इनपुट मिलेगा gx को, तो पहले gx डिफाइंड होना चाहिए। gx कब डिफाइंड होगा, इसका डेफिनेशन, इसका डोमेन क्या है, gx का डोमेन क्या है,
तो gx is defined for every real value of x except 2 and -2. अब gx किसको इनपुट, gx को, जो gx आउटपुट है वो बाहर वाली फंक्शन के लिए क्या है, इनपुट है, रूट के लिए। रूट कब डिफाइंड होता है, रूट के लिए इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम बोलेंगे एंड इनपुट मतलब 1/4 minus x square has to be positive, that is 2 minus x into 2 plus x has to be positive, that is Weaver method, -2 and 2, leading coefficient negative, positive, negative, -2 to 2 open. हाँ, तो -2 to 2, तो यहां से तो आएगा ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आएगा -2 से 2 ओपन। यहां से आया -2 से 2 ओपन, और ये था पूरा ऑल रियल एक्सेप्ट -2 and 2 इंटरसेक्शन लेके यही आएगा, यही। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है कि कंपोजिशन क्या है, कंपोज कैसे होता है। तो हमेशा, अब बताओ कंपोजिशन क्या है, इट इज अ कंबाइंड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन obtained by combining or composing various machines in a sequence such that the output of the first machine acts as the input of the next machine, and input of the next machine acts as a output of the next, acts as a input of next to next। तो ऐसा होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। this एक मशीन यहां है, एक मशीन यहां है, एक मशीन यहां है, ध्यान से समझना। ये F है, ये G है, और मान लो ये H है। अब मैंने एक इनपुट दिया, क्या दिया इनपुट, x बिलोंग्स टू कैपिटल X। F जो है वो x सेट से y सेट पर डिफाइंड है, ये जो है वो y से, जो जहां ये एंड करेगा वहां से स्टार्ट होगा, y to z होगा, और ये z to कुछ भी ले लो, z to w ले लो, है ना। तो x लिया तो इसने क्या बनाया, fx, विच इज कॉल्ड एज y, स्मॉल y। अब ये fx जो है इसके लिए इनपुट होगा, और gy मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा z इज इक्वल टू g ऑफ y, और g ऑफ y को बोलेंगे हम g ऑफ fx। अब इसके बाद ये gy या z जो है वो इनपुट मिलेगा h को, तो h उसका क्या बनेगा, hz इज w, ऐसा स्मॉल w। hz का मतलब हो गया h ऑफ, बोलो, z इसका gy, h ऑफ gy, और h ऑफ gy को क्या बोलोगे, h ऑफ G of fx, g ऑफ y को क्या बोलोगे, fx, fx। ऐसे। तो यहां पर आया बेसिकली कि जो w है तुम्हारा वो h इमेज ऑफ g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x होगा, ऐसा। तो यहां पर मैंने दिखाया कि 3 फंक्शन एक सीक्वेंस में ऑपरेट हो रहे हैं, 3 फंक्शन। तो इनको क्या बोलते हैं, ये जो है f, ये जो है g, और ये जो है h, इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट फंक्शंस। पार्ट पता नहीं, एक बड़ी मशीन लेते हैं तो उसके पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कंप्यूटर है तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रोसेसर्स हैं, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है ना, तो उसके अंदर में एम्पलीफायर्स हैं, बहुत कुछ है अंदर में, अंदर के अंदर में, ठीक है।
तो वो उसके पार्ट से मतलब वो भी फंक्शन है, हर यूनिट जो है अंदर में वो क्या है, एक कंपोनेंट फंक्शन है, और वो सारे कंपोनेंट को एक सीक्वेंस में ऑपरेट कराते हैं। फिर यहाँ पर आपका डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले यूनिट भी एक फंक्शन है। तो वो सारे फंक्शंस को आप कंबाइन करके तब कंपोनेंट फंक्शन बना, और कंपोनेंट फंक्शन को कंबाइन करके जो बना ये एफ एच ओ जी ओ एफ, ये क्या है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोनेंट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग मेरे से शेयर करो कि इज इट हाउ फार यू आर कंफर्टेबल इन दिस डिस्कशन। ग्रेट, एनकरेजिंग है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी तक नहीं समझ में आया ऐसा किसी ने नहीं बोला। अब एक और बात छोटी सी इसी में और क्लैरिटी कर दूं मैं, कि अगर आपसे कोई बोलता है व्हेन डज एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड, तो आप क्या बोलोगे? एज लॉन्ग एज, समझो ध्यान से, एज लॉन्ग एज x belongs to domain of f and fx belongs to domain of g and gx belongs to domain of h, that is for x f should be defined and subsequently the output of for the output of preceding component the succeeding component every component is a function, succeeding component is defined। तो पिछले फंक्शन का आउटपुट को अगर अगला नेक्स्ट फंक्शन एज एन इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है तो कंपोजिशन कैरी ऑन होगा और कंपोज्ड मशीन बनती जाएगी, वो जुड़ती जाएगी, एक के बाद एक ऑपरेट होती जाएगी। दिक्कत तभी आएगी जब किसी प्रीसीडिंग कंपोनेंट के आउटपुट को सक्सीडिंग कंपोनेंट डिनाई कर दे, और ऐसा होता है तभी कंपोजिट मशीन फेल करती है। ऐसा होता है, उसके मैं तमाम एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे आपका, मैं अगर कोई भी कंप्यूटर का इनपुट ले लेता हूं ना, ऐसे, अब इस डिस्प्ले यूनिट के साथ में मान लो यहां पर एक कीबोर्ड है, और फिर वायर है, और इस वायर के थ्रू यहां पर डिस्प्ले है आपका।
बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो आपका कीबोर्ड है और ये वायर है ये, और ये डिस्प्ले है, फाइनली बीच के क्या है वो सब अभी हम लोग डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो कीबोर्ड क्या करता है, ये पहला मशीन है, इसको आप एफ जी ले लो और इसको एफ ले लो और इसको एच ले लो। तो कीबोर्ड को इनपुट क्या देते हैं, जी को आपने इनपुट क्या दिया, मैकेनिकल टैप, प्रेस करते हैं, मैकेनिकली प्रेस करते हैं ना, ऐसे बोलते तो नहीं है, टॉर्च तो नहीं जलाते हैं। तो एक या उसके उसके बटन को ऊपर की तरफ नहीं खींचते हैं, तो डाउनवर्ड प्रेस करते हैं, मैकेनिकली प्रेस करते हैं, तो वो प्रेस के या टच से ये कंट्रोल होता है। तो टैप इनपुट है और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इसका होता है इलेक्ट्रिक पल्स आई, वो माइक्रो सेकेंड्स माइक्रो एम्पियर्स में करंट जनरेट होती है, और वो करंट जो है वो वायर को मिलती है। वायर एक मशीन है, मैंने जैसा बताया था कि जितना करंट इधर से आ रहा है उतना ही करंट ये पास ऑन करती है। अब मान लो कि वायर जो है, ये वायर ये डिजाइंड है, सपोज करो 10 माइक्रो एम्पियर करंट, इतने करंट के लिए डिजाइंड है। और मान लो ये जो कीबोर्ड है तुम्हारा वो खराब है, और सपोज करो इसने 10 के बजाय 11 माइक्रो एम्पियर जनरेट कर दिया, क्या होगा, ये वायर बर्न आउट कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज हो गया तो इसका आउटपुट जनरेट नहीं होगा, ये आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या आपका कंप्यूटर काम करेगा, जस्ट रिप्लाई मी। अब इसमें लफड़ा क्या हुआ, लफड़ा ये हुआ कि जो फर्स्ट मशीन का आउटपुट था वो सेकेंड मशीन के डोमेन में नहीं था, इसलिए कंपोजिशन को डिफाइन होने के लिए पहले तो पहला ही मशीन डिफाइन होना चाहिए। अब मान लो आप यहां पर टॉर्च जलाओ, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइट सेंड करो इस कीबोर्ड के ऊपर में, ऐसे टॉर्च जलाओ, तो क्या आपको आउटपुट मिलता है क्या? आप कीबोर्ड के ऊपर में हेलो हेलो करो, गाने गाओ, तो क्या आउटपुट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो क्योंकि ये मशीन उस तरह के इनपुट के लिए डिजाइन नहीं है, तो पहली कंडीशन क्या है कि एक्स पहला इनपुट पहली मशीन के डोमेन में होना चाहिए, पहले इनपुट के लिए पहली मशीन डिफाइन होनी चाहिए। फिर फर्स्ट मशीन का जो आउटपुट है वो दूसरी मशीन उसके लिए डिफाइन होनी चाहिए, फिर दूसरी मशीन का जो आउटपुट है उसके लिए ये तीसरी मशीन डिफाइन होनी चाहिए। तो एक भी जगह पर अगर इसका ये जो लास्ट में मैंने लिखा कि सब्सिक्वेंटली द आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग कंपोनेंट द सक्सीडिंग कंपोनेंट इज डिफाइंड, अगर ये एक भी स्टेज पे फेल किया तो पूरा का पूरा कंपोजिट मशीन फेल हो जाएगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट रिलेशन और कंपोजिट फंक्शन। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप फटाफट जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करो। ठीक है, एक बार मैं सारा जो बताया उसको मैं रिव्यू करूंगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ये सारा कुछ आप नोट कर चुके होंगे। तो हमने बोला कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन या फंक्शन क्या है, सिर्फ देखना, आपको लिखना नहीं है। इफ R and S be two relation from set A to B and B to C respectively, मतलब एक A से B पे जाएगा तो दूसरा B से स्टार्ट करके C पे जाएगा, then we can define a relation SOR from A to C, क्योंकि R जो है वो A से B पे ले जाएगा, फिर S उसको B से C पे ले जाएगा, मतलब A के एलिमेंट को C से कनेक्ट कर देगा, such that A, C belongs to SOR, मतलब A इनपुट से ये मशीन C आउटपुट जनरेट कर रही है। कब करेगी? जब A से पहली मशीन B बनाएगी और R मशीन A का B बनाएगी और S मशीन B का C बनाएगी, तब SOR A का C बना देगी। मतलब पहली मशीन ने A का B बनाया, दूसरी ने B का C बनाया, तो अपने आप हमें ऐसा लगेगा कि एक मशीन है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपीयर हो रही है, जो A का सीधे C बना रही है। मतलब इस बीच वाले को अगर आप कवर कर दो, ढक दो, आपको ना दिखाई पड़े, तो आपको तो यही दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर A इनपुट दिया और C आउटपुट यहाँ मिल रहा है आपको। तो देयर इज अ मशीन एक्टिंग फ्रॉम A to C, SOR बोलते हैं उसको। फिर आया कि दिस रिलेशन इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ रिलेशन और कंपोजिट फंक्शन SOR या S इमेज ऑफ R इमेज ऑफ X। कब डिफाइंड होगा? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब RX डिफाइंड हो और RX जो है वो डोमेन ऑफ SX में लाई करे। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आओ। ठीक है, यही जो अभी मैं करने जा रहा हूं कि ये चीज लर्न करनी है आपको। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कंपोनेंट रिलेशन F और G। मतलब अगर
अगर मैंने जो फॉलोइंग रिलेशंस लिखे हैं, ठीक है, उसमें से लास्ट के 3 तो 1 सेकेंड के लिए चलो हटा देते हैं, ये वाले हटा दो अभी, ये सिर्फ ये 4 रिलेशन की बात करो। ये जो 4 रिलेशन हमने लिखे हैं, अगर इन रिलेशंस को हम माने, उसको नेम करें एफ ओ जी, कि y इज इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ x, ध्यान से सुनना। तो आपको कंपोनेंट, ये कंपोजिट रिलेशन अगर आपको दे दिया गया ये, तो कंपोनेंट रिलेशन फाइंड करना है। देन फाइंड द कंपोनेंट रिलेशंस f या g जो बोला गया है। जैसे अगर मैंने gx दे दिया तो f क्या होगा बताओ, अगर fx दे दिया तो g क्या होगा बताओ। यहाँ fog दिया हुआ है, f दिया हुआ तो g बताना है। अगर यहाँ पर fog दिया हुआ है, g दिया हो तो f बताना है। तो f दिया हो तो g बताना है, g दिया हो तो f बताना है। आप बताओ तो कैसे करते हैं, मैं एक करके दिखा रहा हूं, ठीक है। केस 1, इफ FOGX is given and GX is given, मतलब समझो बेटा, कि अगर कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ साथ कंपोनेंट में इनर कंपोनेंट दिया हुआ है, इनर कंपोनेंट गिवन है, तो इनर कंपोनेंट गिवन है तो क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि ये f ऑफ जी एक्स क्या दिया हुआ है, f ऑफ जी एक्स दिया हुआ है रूट ऑफ साइन एक्स, ओके। और जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है 2 साइन एक्स, और हमें एफ एक्स चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले आप कुछ बताओ। कैन एनी वन ऑफ यू say something how to proceed for this case? बोलो। gx की जगह फर्स्ट में वैल्यू डाल दो, बिल्कुल सही। तो आप क्या करेंगे, यहां से हमें क्या चाहिए, हमें एफ एक्स चाहिए ना। तो इसको gx की जगह पर तो आप लिखेंगे लेट gx एज t, ध्यान से सुनना। ये gx को एक वेरिएबल मान लो, t या y जो आपको मर्जी हो मान लो, gx को t मान लो, एंड राइट इट, gx को t लिया एंड यूज डेफिनेशन ऑफ gx। तो क्या आया बेटा, आया gx को t लिया तो आया t इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ध्यान से सुनना, कहां से आया, gx की डेफिनेशन से आया। दैट इज साइन एक्स क्या आ गया, साइन एक्स आ गया t/2। ये पहला रिलेशन आ गया आपके पास। अब आ जाओ बेटा स्टेप 2 में। नाउ replace gx by t in composite relation, composite function, and express ft in terms of t। तो क्या आएगा बेटा, यहां पर अब कंपोजिट फंक्शन में चले जाओ और f ऑफ gx के जगह t डाल दो, इक्वल टू राइट साइड में है रूट साइन x के जगह क्या डाल दो, t/2। अब ft तुम्हारा रूट t/2 है, मतलब fx क्या होगा, therefore fx will be simply, f कैसा मशीन है,
जो इनपुट दे रहे हैं उसका हाफ करके रूट लेके आउटपुट, तो एफ एक्स इज रूट ऑफ एक्स बाई टू, खत्म, एफ एक्स फंक्शन। तो अगर इनर कंपोनेंट गिवन है और आउटर कंपोनेंट चाहिए तो यही प्रोसीजर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अगर ये क्लियर है, फर्स्ट का जो मैंने दिया ये क्लियर है, तो मुझे ये वाला करके बताओ, ये डी पार्ट। जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे डी पार्ट। ए पार्ट समझ में आ गया तो सिमिलर है डी पार्ट, डी पार्ट करके बताओ। तो डी पार्ट में क्या करेंगे आप? सेम प्रोसीजर, सबसे पहले जी एक्स को टी डालेंगे तो टी तो t इज इक्वल टू 2 साइन एक्स आ गया। तो साइन एक्स क्या हो गया? साइन एक्स हो जाएगा t बाई 2 एंड देन पुट इन एफ जी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसमें जहां जी एक्स है वहां t डाल दो, तो एफ टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? साइन एक्स की जगह t बाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बाई 4 प्लस प्लस 1। एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। इसी को लिखना चाहो तो टी स्क्वायर प्लस 4 बाई 4 भी लिख सकते हो। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? तो जस्ट अब इसके बाद तो फॉर्मेलिटी है, टी को एक्स डाल दो, तो एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 4। तो जब इनर कंपोनेंट गिवन हो और आउटर निकालना हो तो ये टेक्निक है। ठीक है, अब एक अगर इसको नोट कर लिया आपने, तो मैं एक आउटर दिया हो तो इनर कैसे निकालते हैं वो भी बता दूं, फिर आज का काम खत्म हो जाएगा। जल्दी बताओ, इसको नोट कर लिया? यस। तो अब दूसरा केस लिख दो बेटा, केस 2। इफ एफ ओ जी एक्स एंड एफ एक्स बी गिवन। ठीक है, अगर एफ एक्स दिया हुआ है तब क्या प्रोसीड करेंगे? केस 2 मेंशन करेंगे एंड एफ एक्स आउटर कंपोनेंट दिया हुआ है, इनर नहीं दिया हुआ है। Then how do we proceed? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से सी पार्ट लेता हूं, सी पार्ट, ठीक है, y मीन्स f ऑफ जी एक्स इज गिवन एज साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे? तो पहला स्टेप, हमें एफ एक्स दिया हुआ है और एफ जी एक्स चाहिए, तो सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स यूज, पहला स्टेप है यूज द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स। वहां पर पहले जी एक्स का यूज करते थे, यहां एफ एक्स का यूज करेंगे। ठीक है, जो गिवन है उसी को यूज करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दूसरा स्टेप, रिप्लेस x बाय जी एक्स। x की जगह g ऑफ x डाल देंगे, क्यों? क्योंकि हमें f ऑफ जी एक्स ही तो चाहिए, वो गिवन है इसलिए। तो क्या आएगा इसमें x की जगह जी एक्स डालो भाई, तो आएगा f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एंड एक्सप्रेस, यहां भी लिखो, एंड एक्सप्रेस एफ जी एक्स इन टर्म्स ऑफ जी एक्स, इन टर्म्स ऑफ जी एक्स
तो एफ जी एक्स क्या आ जाएगा, तो एफ जी एक्स आ जाएगा जी एक्स, यहाँ 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 यहाँ, अरे यहाँ भाई, ओ यहाँ यहाँ देखना, यहाँ एक्स की जगह जी एक्स डाल रहे हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, है ना, ऐसा थोड़ी क्यों एक साइड में डालेंगे। तो एफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। अच्छा अच्छा, जी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड इट इज गिवन एज, ये गिवन है, क्या गिवन है, एफ जी एक्स तो ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में, क्या, साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करो एंड ये gx के फॉर्म में आया है, ये x के फॉर्म में आ रहा है, कंपेयर करके gx क्या है वो फाइंड कर लो। दिस इंप्लाइज gx कैन बी, gx माइनस वन कैन बी क्या, बोलो, इट कैन बी साइन x प्लस वन और माइनस ऑफ sin x plus 1 and therefore gx can be sin x plus 2 और माइनस साइन एक्स माइनस वन तो माइनस साइन एक्स, तो यहां से हमारे gx की वैल्यू आ गई, इट इज 2 प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स एंड इट इज नथिंग डूइंग। आप अगर देखो, अगर gx की जगह पर माइनस साइन एक्स डाल दो यहां पर, तो f x की जगह माइनस साइन एक्स डालो, यहां पर f जी एक्स बनाना, f माइनस साइन एक्स क्या आएगा, तो माइनस साइन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर 2 प्लस साइन एक्स डालोगे तो 2 प्लस साइन एक्स माइनस वन, तो साइन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, 2 प्लस साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो भी यही बनेगा। तो हमेशा आप जो है जब f ऑफ जी एक्स गिवन होगा, मतलब कंपोजिट फंक्शन गिवन होगा और दोनों में से एक कंपोनेंट गिवन होगा तो दूसरा कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यहीं से एक और इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है कि अगर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट ना गिवन हो तब तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगी, कुछ एक कंपोनेंट आप कुछ भी मान लो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा निकलता जाएगा। f को फिक्स करते जाओ तो g फिक्स होता जाएगा, g को फिक्स करते जाओ तो f फिक्स होता जाएगा, बिकॉज f के लिए हमारे पास इन्फिनिट चॉइसेस है, तो g के लिए भी इन्फिनिट चॉइसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि कैसे हम कंपोनेंट रिलेशंस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जो कुछ भी अभी मैंने डिस्कस किया है इसके बेसिस पर देखो क्या क्या करना है आपको। अब गेम 13, सर हाँ जी, सर गेम 13 में ना मतलब डोमेन तो निकल रहा था लेकिन रेंज में अभी प्रॉब्लम आ रही थी सर। अभी रेंज निकालना ही नहीं है, रेंज वाला क्वेश्चन छोड़ दो, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूं अब क्या क्या करना है, स्पेसिफिकली क्या क्या करना है, नोट कर लो। ये पहला, गेम 13 क्वेश्चन नंबर, ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 जो है वो रेंज की प्रॉब्लम है, वो नहीं करनी है, बाकी सारे कर जाने हैं। फिर गेम 13 के बाद आप करेंगे गेम 15, नहीं गेम 16 और गेम 17। तो अभी आज तो आप करेंगे गेम 17, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चन करेंगे। और गेम 16 का ऑल प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी, जहां कहीं भी सब्जेक्टिव टेस्ट करना पड़ेगा वो अभी छोड़ देना, मतलब बाइजेक्टिविटी टेस्ट करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो इंजेक्टिव टेस्ट कर लेना, सब्जेक्टिव वाला छोड़ देना, क्योंकि वो रेंज निकालना अगली क्लास में बताएंगे तो उसके बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये और ये आपको करना है, और इसमें जो भी डाउट होंगे वो तुम्हारा जो फ्राइडे का या सैटरडे की जो आपके डाउट क्लास होगी उसमें डिस्कस होगा, इसलिए पूरी तरह से करके प्रिपेयर्ड रखेंगे। ठीक है,
और एनसीईआरटी का अब जो दूसरा वाला एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या सर, कर सकते हैं? 2 तो हो गई थी। नहीं नहीं, 2 नहीं, आगे भी कर सकते हैं, मैं भी बता दे रहा हूँ उसमें। एक बार अब देखो एनसीईआरटी में आप क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 कर लेंगे, वो तो हो ही जाएगा, कर ही गए होंगे। और फिर 2.2 के बाद जो टिपिकल फंक्शंस है ना, ये सारे अपने फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, तो एक बार इनको अपने एंड पे पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अब यही सब डिस्कस होगा एक क्लास के बाद। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर एनसीईआरटी में जो आपको करना है आज जाकर के, वो मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी पेज 42 2.4.2 अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, इसको पूरी रीडिंग लगाएंगे कंप्लीट, इसके सारे एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, यहां तक करेंगे बेटा, दैट्स इट। तो दिस आई विल डिस्कस, इसके रिगार्डिंग जो भी ट्रबल होगा वो कल की क्लास में भी डिस्कस होगा, उसके बाद जो रह जाएगा वो डाउट सेशन में डिस्कस होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेस को अप करो। श्योर बेटा श्योर, अभी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेस को अप करेंगे बेटा, क्योंकि अब हम लोग को डोमेन और रेंज पे आना है, तो डोमेन रेंज पे अब न्यूमेरिकल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा, जितना मैंने आज एफर्ट किया है, जो मैंने बताया है, इस पर अगर आज ही जाके रीडिंग नहीं लगाएंगे अगर, तो फिर ये जो जितना एफर्ट मैंने किया ना, ये सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए चाहे आज रात में आपको ज़्यादा जगना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेक श्योर कि आज ही टाइम लगा करके सारी बातों को रिवाइज करना, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना, और जो टास्क मैंने दिया उस पर अटेम्प्ट करना। जो बच्चा आज कर जाएगा उसका लेवल अलग होगा, जो आज के बजाय इस काम को कल पे टालेगा उसका अलग होगा, और जो कल भी नहीं करेगा उसका लेवल अलग ही हो जाएगा। तो जस्ट टेक केयर। एनीथिंग यू लाइक टू आस्क? किसी को कोई क्वेरी बेटा, कुछ पूछना है तो बोलो। जो लोग भी, हाँ, जो लोग भी पिनाकल बैच में क्लासेस लगा रहे हैं उनको लगाना है बेटा, बाकी लोगों को नहीं। जो लोग लगा रहे हैं पिनाकल बैच में, जिनको शिफ्ट होना है अब, क्योंकि ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो ऑल दोज हु विश टू गो टू पिनाकल बैच वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे उसमें, तो उनको तो जरूर लगाना है। बाकी बच्चों को अभी नहीं लगाना है। अब आपका ये वाला टॉपिक तो अलग ही होगा, क्योंकि उसमें मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन करा दिया है, एक स्टार्ट कर लिया है, तो मिडिल में जाने का कोई मतलब नहीं किसी को। ओके बेटा, देन लेट्स क्लोज द कॉल। यू आर वेलकम बेटा, यू आर वेलकम।